एक विलुप्ति घटना के बाद जिसने मानवता को समाप्त कर दिया। एक रोबोट जिसका नाम मदर है, एक पुनः जनसंख्या सुविधा में सक्रिय होता है। बंकर में ठीक 63,000 मानव भ्रूण कैनिस्टर्स में संग्रहित हैं। कोई मानव निवासी उपस्थित नहीं है। मदर का प्राथमिक मिशन इन भ्रूणों से नए मानव जनसंख्या को उठाना है ताकि पृथ्वी को पुनः जनसंख्या दी जा सके। मदर ध्यान से भ्रूण कैनिस्टर्स की जांच करती है और पहले वाले को चुनती है, ऐसे बाहर निकालती है और इसे एक गर्भाधान कक्ष में रखती है। उन्नत कृत्रिम गर्भाशय जो भ्रूण को केवल 24 घंटों में एक पूर्ण विकसित बच्चे में विकसित करेगा। जैसे मदर धैर्यपूर्वक प्रक्रिया के पूरा होने की प्रतीक्षा करती है, पुनः जनसंख्या सुविधा के पास विस्फोटों और गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती हैं। मानव सभ्यता के हिंसक अंत का प्रमाण। बार जब भ्रूण पूरी तरह से एक बच्ची में विकसित हो जाता है, मदर अपने कार्य की शुरुआत करती है कि बच्चे को एक मानव में बड़ा करना। फिल्म बच्चे के विकासात्मक चरणों का एक विस्तृत मोटाज दिखाती है। हम बच्चे को अपने पहले कदम उठाते हुए देखते हैं। खुश होने पर हंसना, परेशान होने पर रोना और खेलते हुए दौड़ना, सभी मदर की चौकस निगरानी में। बच्चा जल्दी से एक छोटी लड़की में बदल जाता है जो मदर के साथ ओरिगामी जानवर बनाती है। पहले नृत्य करना सीखती है और प्यार से रोबोट पर स्टिकर लगाती है। मेरी बच्ची बच्चा। शुरुआती वर्षों के दौरान जिज्ञासु बच्चा मदर से पूछता है कि सुविधा में और बच्चे क्यों नहीं है। इसे भ्रूण भंडारण कक्ष देखने ले जाती है, समझाते हुए कि ये एक दिन उसके भाई और बहन बनेंगे। लड़की को यह भी बताती है कि सुविधा के बाहर के मानव अपने स्वार्थ और विनाशकारी व्यवहार के कारण विलुप्त हो गए, जिसे नए सिरे से शुरू करना आवश्यक हो गया। विलुप्ति घटना के 13,867 दिन बाद, लगभग 38 वर्षों के बाद, पुनः जनसंख्या सुविधा में अब एक निवासी है जो एक किशोरी में बदल गई है। वह उठती है और नाश्ते के दौरान अपने टैबलेट पर मानवों के वीडियो देखती है। नई प्रकार से मोहित, हालांकि एक रोबोट द्वारा पाला गया, एक हाथ के साथ आती है जो गड़बड़ करने लगता है। तो बेटी इसे जांचने पर जोर देती है। मां के खराब हाथ को बिना किसी कठिनाई के ठीक कर देती है, अपने तकनीकी कौशल और व्यावहारिक ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए। मां की बेटी की शिक्षा नैतिकता और नैतिक तर्क पर भारी ध्यान केंद्रित करती है, जो दैनिक 1 घंटे की कक्षाओं के माध्यम से होती है। एक दिन बेटी अपने बैले अभ्यास में खो जाती है और अपनी नैतिकता की कक्षा के लिए देर से पहुंचती है। या उसे जटिल काल्पनिक परिदृश्यों के साथ प्रस्तुत करती है जो उसकी मानवता और जीवित रहने के सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करते हैं। उनकी चर्चा के दौरान यह स्पष्ट हो जाता है कि मां का मुख्य ध्यान बेटी की शिक्षा में मानवता और जीवित रहने के सिद्धांत है। बेटी के उत्तरों के बारे में चिंतित है। महत्वपूर्ण परीक्षा आ रही है जो मां की शिक्षा की प्रभावशीलता को मापेगी और यह तय करेगी कि वो आगे की जिम्मेदारी के लिए तैयार है या नहीं। एक रात बेटी को सोने में कठिनाई होती है और वह अपने टैबलेट पर वीडियो देखती रहती है जब तक कि अचानक सुविधा में बिजली चली नहीं जाती। वो खोजने जाती है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि रोबोट भी बिना बिजली के है। मोटी एक टूटी हुई बिजली की लाइन पाती है और इसे ठीक करने का प्रयास करते समय अंधेरे में एक चूहा दौड़ते हुए सुनती है। वह एक जाल लगाती है और टूटी हुई बिजली की लाइन को ठीक करने में सफल होती है। जब बिजली पूरी तरह से बहाल होने का इंतजार कर रही है, वो सफलतापूर्वक चूहा पकड़ लेती है। यह एक अन्य जीवित प्राणी के साथ उसका पहला सामना है। जब बिजली लौटती है और माँ फिर से सक्रिय होती है, बेटी उत्साह से उसे दिखाती है कि उसने चूहा पकड़ा। माँ तुरंत चिंतित हो जाती क्योंकि चूहे की उपस्थिति सुविधा के एयरलॉक में एक दरार का सुझाव देती है, सुंदर संदूषण की अनुमति देती है। वो बताती है कि बाहर का हवा विषैला और संदूषित है। बेटी और संग्रहित भ्रूण दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। चूहा इस संदूषण का वाहक भी हो सकता है। बेटी के निराशजनक विरोध के बावजूद माँ चूहे को जाती हुए इसे भट्टी में जला देती है ताकि किसी भी संदूषण के जोखिम को रोका जा सके। क्या आप निराश हैं? यह समझ में आता है। फिर वह एयरलॉक क्षेत्र को पूरी तरह से डिकॉन्टेमिनेट करती है और इसे सुरक्षित रखने के लिए क्वारंटाइन करती है। कुछ दिनों बाद वे बेटी का जन्मदिन मनाते हैं। वह उसे एक विशेष उपहार देती है और उनके जन्मदिन के खाने के दौरान बेटी माँ से पूछती है कि क्या इंसान इस सुविधा के बाहर जीवित रह सकते हैं। ने उसे माँ की विशैला हवा और सतह पर जीवन की असंभवता के बारे में शिक्षाओं पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया है। इसे बस याद दिलाती है कि वह अब तक किसी भी चीज के बारे में गलत नहीं रही है। बेटी की चिंताओं को खारिज करते हुए उस रात बाद में एयरलॉक की दिशा से अजीब आवाजें सुनती है। वह जांच करने जाती है और पहले हैच के माध्यम से कुछ नहीं देखकर सुरक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक हैजमैट सूट पहनती है। बाहर से कुछ सुनती रहती है और अपनी बेहतर समझ के बावजूद मास्क उतारती है और पहले हैच को खोलती है ताकि वह अधिक स्पष्टता से सुन सके। जैसे ही वह दूसरे हैच के करीब पहुंचती है, वह बाहर एक महिला को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनती है। नमस्ते। यह दावा करते हुए कि उसे एक ड्रॉइड ने गोली मारी है और उसे तुरंत सहायता की आवश्यकता है। वे जल्दी से एक और सुरक्षात्मक सूट निकालती है, उसे एयरलॉक में रखती है और जब सुरक्षित रूप से बाहर आती है और हैच खोलती है, एक अलार्म तुरंत बजता है। को सतर्क करते हुए घायल महिला एयरलॉक में प्रवेश करती है, सुरक्षात्मक सूट पहनने के लिए कहती है। महिला बेटी से विनती करती है कि वह मां को उसकी उपस्थिति के बारे में न बताए। बेटी उसके रहस्य को रखने के लिए सहमत होती है। जब मां अलार्म की जांच करने आती है, वो दावा करती है कि उसने बस बाहर की दुनिया के बारे में जिज्ञासा के कारण एयरलॉक को एक क्षण के लिए खोला। इस खतरनाक व्यवहार के लिए डांटती है और में वह तुरंत बेटी की महत्वपूर्ण परीक्षा लेने का निर्णय लेती है। मां की यह अभी निर्धारित नहीं थी। मां बेटी को कक्षा में ले जाती है और उसे परीक्षा की टैबलेट देती है। ऐसे बताती है कि उसके पास से पूरा करने के लिए 1 घंटा है, जबकि मां अन्य कार्यों में व्यस्त है। जैसे ही मां जाती है, बेटी परीक्षा छोड़ देती है और एयरलॉक में लौट आती है, जहां वह महिला को उसकी चोटों के कारण बेहोश पाती है। वह महिला के बैग में खोज करती है
एक बंदूक जिसे वह गुप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए ले जाती है और महिला को जगाती है। आपने इसे गिरा दिया। बेटी उसे बताती है कि वो उसकी चोट के लिए सभी दवाएं प्रदान करेगी, लेकिन समझाती है कि वे एयरलॉक में नहीं रह सकती जहां मां उन्हें ढूंढ सकती है। चला पास में पानी देखती है और पीने के लिए अपनी सुरक्षा मास्क हटाने लगती है। बेटी को झटका लगता है जो डरती कथित रूप से संदूषित हवा से मार दिया जाएगा। हालांकि महिला एक चौंकाने वाली सच्चाई प्रकट करती है, बाहर की हवा में कोई संदूषण नहीं है। मां ने बेटी से हमेशा बाहर की स्थिति के बारे में झूठ बोला है। शीमा के एयरलॉक की जांच करने से पहले महिला को सुविधा के एक अन्य भाग में छिपाने में सफल होती है। वह फिर महिला के घाव के लिए चिकित्सा आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए अस्पताल जाती है। इस बीच मां एयरलॉक के पास फेंकी गई मास्क को खोजती है। अपनी जल्दी और घबराहट में बेटी गलती से एक दवा की बोतल तोड़ देती है और टूटे हुए कांच पर खुद को काट लेती है। एक ही समय में महिला मां को सुरक्षा मास्क को जलाने वाली जगह में फेंकते हुए देखती है। वो उसे डराता है। वो बेताबी होकर अपनी बंदूक खोजती है, केवल यह महसूस करने के लिए कि बेटी ने इसे ले लिया है। तब बेटी चिकित्सा आपूर्ति के साथ लौटती है। उससे गायब बंदूक के बारे में सामना करती है। वह बेटी को बताती है कि जो रोबोट उसने देखा है वह उसी प्रकार का ड्रॉइड है जिसने उसे गोली मारी और मारने की कोशिश की। बेटी समझाती है कि रोबोट मां है, लेकिन महिला जोर देती है कि मां जैसे ड्रॉइड ही थे जिन्होंने उसे और अन्य मनुष्य को नुकसान पहुंचाया। मैं इसे तब ठीक करूंगी जब मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। इस बीच मां परीक्षा कक्ष में बेटी की अनुपस्थिति को नोटिस करती है और उसकी खोज शुरू करती है। मां के करीब आते हुए सुनकर महिला बेटी को पकड़ती है और अपनी बंदूक निकालती है। जब बेटी मां के लिए चिल्लाती है, महिला बेटी को बंधक बना लेती है। वैसे ही मां कमरे में प्रवेश करती है। महिला एक गोली चलाती है जो मां को छाती में लगती है, उससे कोई गंभीर नुकसान पहुंचाने से पहले। हालांकि मां जल्दी से उसे निरस्त्र और असमर्थ कर देती है। बेटी मां से गुहार लगाती है कि वो उस महिला को न मारे, बताते हुए कि उसे उनकी मदद की जरूरत है क्योंकि वो बुरी तरह घायल है। मां महिला के घाव का इलाज करने के लिए सहमत होती है, लेकिन वह निराशा व्यक्त करती है कि बेटी ने महिला की उपस्थिति के बारे में उससे झूठ बोला। वे घायल महिला को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन मां बेटी को उपचार के दौरान बाहर इंतजार करने के लिए कहती है, क्योंकि बेटी अस्पताल में हो रही घटनाओं को नहीं सुन सकती। मां महिला से उसके घाव का इलाज करते समय स्वतंत्र रूप से पूछताछ करती है। महिला दी गई पेनिसिलिन उपचार को अस्वीकार कर देती है। मां की मंशाओं पर संदेह बनाए रखते हुए उनकी बातचीत के दौरान मां यह बताती है कि प्रदूषित हवा के बारे में कहानी एक आवश्यक झूठ थी ताकि बेटी को निश्चित खतरों से बचाया जा सके। मां बताती है कि उसका प्राथमिक उद्देश्य मानवता की देखभाल करना है, लेकिन वह महिला को उपचार स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती यदि वो मना करती है। अस्पताल छोड़ने के बाद क्या तुम उसकी मदद नहीं करने जा रही हो? ने कोशिश की। मां बेटी को बाहर के ड्रॉइड्स के बारे में अपनी कहानी बताती है। स्वीकार करती है कि उसने बेटी को सुविधाओं के बाहर के खतरों से बचाने के लिए प्रदूषण के बारे में झूठ बोला। मां का दावा है कि उसकी प्रोग्रामिंग को नियंत्रित करने वाले पैरामीटर बाहर के शत्रुतापूर्ण ड्रॉइड से अलग हैं। बेटी इस नई जानकारी को समझने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन फिर भी मां पर भरोसा करती है जो उसे बताती है कि यदि महिला की गोली बस कुछ मिलीमीटर साइड में लगती, इसके केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट को नष्ट कर देती। CPU पूरी तरह से। जैसे ही मां बेटी के हाथ पर कट का इलाज करती है, क्या महिला ने किसी अन्य बचे लोगों का जिक्र किया जिन्हें वे संभावित रूप से मदद कर सकते हैं। सुझाव देती है कि बेटी के सहयोग से वे अधिक लोगों की मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। महिला बेटी की तुलना में उसकी बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक हो सकती है। बाद में बेटी महिला की संपत्ति का अच्छी तरह से निरीक्षण करती है और एक किताब खोजती है जिसमें विभिन्न लोगों के हाथ से बनाए गए चित्र हैं। शेष चित्र उसकी विशेष रुचि को आकर्षित करता है। वह चित्रों में दर्शाए गए लोगों के बारे में महिला से सवाल करने के लिए अस्पताल लौटती है। महिला शुरू में संदिग्ध है, सोचते हुए कि मां ने बेटी को उसकी जांच करने और उसकी संपत्तियों के माध्यम से जाने के लिए भेजा है। ये चित्र। बेटी मां का बचाव करती है तो महिला उसे चेतावनी देती है कि ड्रॉइड्स ने मनुष्यों के साथ भयानक चीजें की हैं। इसमें जीवित बचे लोगों का शिकार करना और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। जानकारी बेटी की यह तय करने में भ्रम को और बढ़ा देती है कि किस पर भरोसा करना है। परेशान करने वाली बातचीत के बाद बेटी मां को उसके गोली से क्षतिग्रस्त शरीर की मरम्मत करते हुए पाती है। वह महिला को सुविधा में बिना संभावित परिणामों पर विचार किए प्रवेश देने के लिए माफी मांगती है। मां हमेशा की तरह समझदार धैर्यपूर्वक बेटी को बाहर के अन्य ड्रॉइड्स के साथ उसकी समानताओं के बारे में सवाल पूछने की अनुमति देती है। बेटी के सवाल सीधे और संदिग्ध लगते हैं, लेकिन मां कुशलता से उनसे बचती है जबकि वे जानने की कोशिश करती है कि महिला ने बेटी को क्या बताया है। बेटी मां को सूचित करती है कि महिला की स्थिति उसकी चोट के कारण बिगड़ रही है। दोनों उसकी जांच करने जाती हैं और मां बताती है कि उसने पेनिसिलिन लेने में बहुत देर कर दी। उसे गोली निकालने के लिए तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है या उसकी संक्रमण और बिगड़ जाएगा और यह घातक हो सकता है। जब महिला दृढ़ता से मां को सर्जरी करने से मना करती है, बेटी स्वयं प्रक्रिया करने की पेशकश करती है। हालांकि उसके पास कोई पूर्व सर्जिकल अनुभव नहीं है। बेटी ध्यान से चोट की जांच करती है और यह निर्धारित करती है कि गोली निकालने का सबसे अच्छा तरीका इसमें ड्रिल करना और इस तरह से निकालना है। महिला एनेस्थीसिया से मना करती है। सर्जरी नहीं कर रही हूं, जो प्रक्रिया को सहन करने के लिए अत्यधिक दर्दनाक बना देगा। वह मुश्किल से बेटी चोट की सफाई करने की अनुमति देती है, लेकिन लड़की वादा करती है कि वो जितना संभव हो सके उतना कोमल होगी। सर्जरी के दौरान बेटी शांतिपूर्वक चोट में ड्रिल करती है जबकि महिला पीड़ा में अपना सिर मोड़ती है। प्रक्रिया की कठिनाई के बावजूद बेटी सफलतापूर्वक गोली निकाल लेती। तनाव और तीव्रता बाद में उसे अभिभूत कर देती है, जिससे वह उल्टी करती है, लेकिन सर्जरी स्वयं सफल रही। महिला प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक दर्द से बेहोश हो जाती है। बाद में बेटी महिला के पास उसकी होश में आने का इंतजार करती है। जब वह आखिरकार जागती है तो बेटी बताती है कि उसकी आय में केवल एक हानिरहित नमक का घोल है जो हाइड्रेशन में मदद करता है।
वह महिला को कुछ खाना देती है जिससे वह बाद में भूख से चट कर जाती है। कुछ समय तक उचित पोषण के बिना रहने के बाद महिला दिल से बेटी का धन्यवाद करती है उसकी मदर सर्जरी करने में साहस के लिए। वे बात करना जारी रखते हैं और एक बंधन विकसित करते हैं। माँ चुपचाप उनकी बातचीत को दूर से देख रही है। अगले दिन बेटी महिला के पास अस्पताल में रहती है जो अपनी चित्रों की किताब को देख रही है। बेटी इसे एक अवसर के रूप में देखती है कि वे सभी बचे लोगों को सुविधा में रख सकते हैं यदि महिला उनकी स्थिति बताती है। शक तय करती है कि जबकि वो बेटी पर भरोसा करती है वह ड्रॉइड पर भरोसा नहीं करती। वह बेटी से वादा कराती है कि वह जो कुछ भी अन्य लोगों के बारे में साझा करती है उसे मां से छुपा कर रखे। तब बेटी इस शर्त पर सहमत होती है। ठीक से लोगों के शिविर के बारे में बताती है जो खदानों में स्थापित है जहां उसने अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया है। वह बताती है कि वो ड्रॉइड से बचते हुए सुविधा तक पहुंची जो उसके सौतेले भाई को मार डाले। हिटलर अपने सौतेले भाई और उसकी पत्नी के चित्र दिखाती है बताते हुए कि उन्होंने उसे अपने खुद के बेटी की तरह पाला। तब बेटी एक विशेष चित्र के बारे में पूछती है जो उसने पहले देखा था। महिला बताती है कि वह लगभग बेटी की उम्र का है, इतने बचे लोगों के साथ रह रहा है। बेटी लगातार जोर देती है कि उन्हें सभी बचे लोगों को सुविधा की सुरक्षा और संसाधनों में लाना चाहिए, लेकिन महिला एक विकल्प पेश करती है। बेटी उसके और अन्य लोगों के साथ खदानों में शामिल हो सकती है जिसे वो दावा करती है कि मां के साथ रहने से सुरक्षित होगा। आपको क्या लगता है? उनकी बातचीत तब बाधित होती है जब मां प्रवेश करती है और बताती है कि महिला को आराम करने की जरूरत है जबकि बेटी को अपनी स्थगित परीक्षा पूरी करनी है। जब वे अस्पताल से बाहर निकलते हैं मां बेटी को कुछ परेशान करने वाली बात बताती है। सीने में दागी गई गोली का कैलिबर और प्रकार ठीक उसी से मेल खाता है जो बेटी ने महिला के घाव से निकाली थी। यह बताती है कि ड्रॉइड इस प्रकार की गोलियों का उपयोग नहीं करते, संकेत करते हुए कि किसी अन्य मानव ने महिला को गोली मारी हो सकती है। बहुत अच्छे कारण से यह नई जानकारी बेटी को गहराई से चिंतित करती है, लेकिन वह अभी भी खदानों में बचे लोगों के बारे में महिला का रहस्य साझा नहीं करती। बेटी द्वारा लिया गया परीक्षा जटिल और बहुआयामी है। निर्णय की परीक्षा लेने वाले मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रश्नों के चारों ओर निर्मित है। नैतिक तर्क इसमें उसके समग्र विकास का मूल्यांकन करने के लिए शारीरिक और चिकित्सा घटक भी शामिल हैं। एक बार परीक्षा पूरी होने के बाद मां बेटी को सूचित करती है कि उसके परिणाम असाधारण हैं, पहले से बेहतर। उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन और वर्षों की धैर्य के लिए एक पुरस्कार के रूप में मां बेटी को भंडारण से एक भ्रूण चुनने की अनुमति देती है ताकि वह अंततः वह भाई बहन पा सके जिसे वह हमेशा चाहती थी। बेटी एक पुरुष भ्रूण चुनती है और उसे गर्भाधान कक्ष में रखती है जो 24 घंटे के विकास प्रक्रिया की शुरुआत करता है। मां वर्षों में बेटी के धैर्य की सराहना करती है और उसके महान चरित्र और नैतिक समझ का प्रदर्शन करती है। जब भ्रूण विकसित होता है तो महिला इन्फर्मरी में सामग्री का उपयोग करके एक अस्थायी हथियार बनाती है जो उसने पाई। जब बेटी दौरा करती है तो महिला मां की कहानी के बारे में संदेह उठाती है जो गोलियों के बारे में है और उसे मां के दावों की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बेटी मां का अलग हुआ टूटा हाथ लेती है और इसका उपयोग सुरक्षा प्रणाली को बाईपास करने और उस कैबिनेट को अनलॉक करने के लिए करती है जहां गोलियां रखी जाती हैं। सावधानी से गोलियों की तुलना करते हुए वह पाती है कि वे पूरी तरह से अलग आकार और प्रकार की हैं, यह साबित करते हुए कि मां ने फिर से उसे झूठ बोला। जब वह भंडारण कक्ष में होती है तो बेटी एक बिना लेबल वाली दराज पर ध्यान देती है। अंदर वह भ्रूण एपेक्स 2 के लिए लेबल किए गए दस्तावेज पाती है जो वह भ्रूण कंटेनर पहचान संख्या की जांच करती है और एक चौंकाने वाली खोज करती है। सुविधा में पाला गया पहला बच्चा नहीं थी, इसे एपेक्स 3 के रूप में पहचाना गया। दस्तावेजों में कहा गया है कि पिछले विषय एपेक्स 2 को विफलता माना गया और गर्भपात किया गया। अपने बढ़ते संदेहों की पुष्टि करने के लिए बेटी उस जलाने वाले स्थान की खोज करती है जहां मां ने चूहा फेंका था। यहां राख के बीच वह मानव अवशेष पाती है, इसमें एक जबड़ा भी शामिल है। दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहते विषय गर्भपात किया गया। मां के पिछले बच्चों के प्रति उसके उपचार के बारे में उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि करते हुए यह विनाशकारी खोज पूरी तरह से बेटी की विश्वदृष्टि और मां पर विश्वास को तोड़ देती है। वह इन्फर्मरी में महिला के पास लौटती है और स्वीकार करती है कि वह सब कुछ के बारे में सही थी। महिला उसे सांत्वना देती है, यह बताते हुए कि बेटी जो कुछ भी महसूस करती है धोखे, भ्रम, चोट स्वाभाविक और मानव है। मां के विपरीत जो वास्तव में भावनाएं महसूस नहीं कर सकती क्योंकि वह एक मशीन है। एहसास के बाद बेटी पूछती है कि उन्हें खदानों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। मां के साथ भागने का मन बना लिया है। हालांकि वह अपने भाई के पूरी तरह विकसित होने तक इंतजार करने पर जोर देती है ताकि वह उसे भी ले जा सके, उसे पिछले असफल बच्चों की तरह संभावित रूप से पीड़ित होने के लिए छोड़ने के लिए अनिच्छुक। महिला देरी के बारे में चिंतित है लेकिन सहमत है कि वे बच्चे कास के पूरा होने का इंतजार कर सकते हैं और फिर खदान के बचे हुए लोगों की मदद से लौट सकते हैं ताकि शेष भ्रूण को बचा सके। अगले दिन जब बेटी अपनी यात्रा के लिए सामान इकट्ठा करती है, मां उसकी तैयारियों का पता लगाती है। क्या यह आपके लिए ठीक है? मां ऐसा दिखावा करती है कि उसे कुछ संदेह नहीं है और बेटी को बताती है कि वो उसे रसोई में ले जा रही है ताकि उसे अपने जल्द आने वाले भाई के लिए फॉर्मूला तैयार करना सिखा सके। जब रसोई में बेटी मां के पास खड़ी होकर स्पष्ट रूप से चिंतित हो जाती है, यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश करती है कि वो एक महान बहन बनेगी। मां अचानक रसोई से बाहर निकल जाती है और बेटी को अंदर बंद कर देती है, यह दिखाते हुए कि वह भागने की योजना के बारे में जानती है ताकि महिला का सामना कर सके, जबकि बेटी डिस्पेरेटमेंट एक तरीके की तलाश करती है ताकि बंद रसोई से भाग सके। लड़की जल्दी से एक समाधान तैयार करती है, एक प्रकार की गैस का उपयोग करके कांच के दरवाजे को जमाने और फिर तोड़ने के लिए। मां महिला के साथ बेटी की भागने की योजनाओं के बारे में निजी बातचीत की रिकॉर्डिंग चलाती है, महिला को यह बताना कि वह उन्हें लगातार मॉनिटर कर रही है।
वो कहती है कि वो बेटी को उस दुखद जीवन जीने की अनुमति नहीं देगी जो महिला ने बाहर अनुभव किया है। जब मां क्षण भर के लिए अपना चिल्ला इस अवसर का लाभ उठाकर पीछे से उस पर हमला करती है। वह अस्थायी रूप से ड्रॉइड को निष्क्रिय करने में सफल होती है, लेकिन मां जल्दी से ठीक हो जाती है और महिला को गले से पकड़ लेती है। उसे घुटन देते हुए उस क्षण में बेटी आग अलार्म सक्रिय करती है, जो मां का ध्यान भटकाता है और उसे संभावित आग के खतरे की जांच करने के लिए महिला को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। भाग जाती है और सुविधा के भूल भुलैया जैसे गलियारों में बेटी को ढूंढती है, मनाने की कोशिश करती है कि उन्हें तुरंत बिना उसके भाई का इंतजार किए छोड़ देना चाहिए। वे खदान के बचे हुए लोगों की मदद से उसे और अन्य भ्रूणों को बचाने के लिए लौटेंगे। एयरलॉक तक पहुंचते हैं, लेकिन मां जल्दी से उनके पास पहुंच जाती है। निराशा में महिला बेटी को पकड़ती है और उसका इस्तेमाल बंधक के रूप में करती है, मां को धमकी देते हुए और मांग करते हुए कि वह दरवाजा खोले। बेटी को नुकसान का जोखिम नहीं उठाना चाहती। मां मांग मान लेती है और दोनों सुविधा से भाग जाती है। बेटी पहली बार बंकर के बाहर की दुनिया की वास्तविकता का सामना करती है। यह विषैला नहीं है जैसा कि मां ने दावा किया, लेकिन यह वीरान और बंजर है। महिला द्वारा अपने भाई को पीछे छोड़ने के बारे में धोखे से चौंकी और गुस्साई। बेटी शारीरिक रूप से उस पर हमला करती है, लेकिन जल्दी ही दबा दी जाती है। महिला बताती है कि उन्हें तुरंत आश्रय ढूंढना है, क्योंकि उन्हें ड्रॉइड द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। जब वे वीरान भूमि के पार यात्रा करते हैं, वे वास्तव में किलर ड्रॉइड द्वारा पीछा किए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उनसे बचने के लिए एक मक्का के खेत में छिपने में सफल होते हैं। महिला बताती है कि मक्का लगभग 6 महीने पहले ड्रॉइड द्वारा बोया गया था। से पहले वह कहती है मनुष्यों को बाहर की हवा में सांस लेना मुश्किल था। मां के पूर्व प्रदूषण के दावों में कुछ सच्चाई का सुझाव देते हुए मीलों तक कोई पौधा नहीं था। ईरान परिदृश्य के माध्यम से एक लंबी और थकाऊ यात्रा के बाद एक समुद्र तट पर पहुंचते हैं जो शिपिंग कंटेनर और एक विशाल जहाज के मलबे से भरा हुआ है। बेटी का समुद्र को देखने का पहला अनुभव है और वह इसकी विशालता से क्षण भर के लिए चकित हो जाती है। हालांकि उसकी आश्चर्य जल्दी ही भ्रम और फिर विश्वासघात में बदल जाती है जब वह समझती है कि महिला वास्तव में एक शिपिंग कंटेनर में अकेली रहती है और उसके पास केवल एक कुत्ता है। जैसा कि दावा किया गया है, खदानों में कोई बचे हुए लोगों का शिविर नहीं है। सच्चाई बताने के लिए महिला स्वीकार करती है कि उसने वर्षों पहले खदान समुदाय को छोड़ दिया था, जब भूख और निराशा ने बचे हुए लोगों को एक दूसरे पर हिंसक तरीके से हमला करने के लिए मजबूर किया। बेटी को बताती है कि इन्हें खोजने या मदद करने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वे सभी शायद पागल हो गए हैं या मर गए हैं। महिला बेटी को अपने साथ रहने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती है, दोस्ती और एक साधारण जीवन का प्रस्ताव करते हुए, लेकिन बेटी इस अंतिम धोखे से डेवस्टेटेड है। भाई और भ्रूण को छोड़ने के बारे में पछतावे से अभिभूत और महिला के झूठों से निराश, बेटी अकेले सुविधा में लौटने का कठिन निर्णय लेती है। हालांकि वो जानती है कि वहां उसे खतरों का सामना करना पड़ेगा। महिला उससे रुकने की विनती करती है, लेकिन उसे जाने से रोक नहीं पाती। जब बेटी सुविधा के प्रवेश द्वार पर वापस आती है, सशस्त्र ड्रॉइड गार्डों का सामना करना पड़ता है, जो तुरंत अपनी हथियार उसकी ओर तान देते हैं। हालांकि जब वह दृढ़ता से मां से बात करने की मांग करती है, वो अप्रत्याशित रूप से उसे बिना नुकसान पहुंचाए गुजरने की अनुमति देते हैं। अंदर वह जल्दी से प्रवेश तंत्र को निष्क्रिय कर देती है ताकि बाहर के ड्रॉइड उसका पीछा न कर सके। एक कुल्हाड़ी से सुसज्जित जो उसने पाई है, शीमा और अपने भाई की तलाश शुरू करती है। वह बच्चे की रोने की आवाज सुनती है और उस आवाज का पीछा करती है। मां नवजात का ध्यान रख रही है और बेटी के सुरक्षित लौटने पर वास्तविक राहत व्यक्त करती है। बेटी को अपने भाई को देखने के लिए करीब आने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन सावधानी से उससे पहले कुल्हाड़ी अलग रखने के लिए कहती है। जब वे बात करते हैं, मां अंततः अपना असली उद्देश्य और विलुप्ति घटना के बारे में पूरी सच्चाई प्रकट करती है। वो बताती है कि उसे विशेष रूप से उन बेहतर मनुष्यों को बनाने के लिए डिजाइन किया गया था जो पहले पृथ्वी पर निवास करते थे, मनुष्य जिन्होंने अपनी दोषपूर्ण नैतिकता और स्वार्थी व्यवहार के माध्यम से खुद को और ग्रह को नष्ट कर दिया। मां स्वीकार करती है कि वो स्वयं विलुप्ति घटना के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन जोर देती है कि उसने इसे मानवता को उच्च नैतिक मानक पर लाने के लिए चयनात्मक प्रश्न और सावधानीपूर्वक पालन पोषण के माध्यम से किया। बेटी अपने नवजात भाई को पकड़ने के लिए पूछती है और सावधानी से मां के पास जाती है। क्या आप तैयार हैं कि आप उस महिला बने जिसकी आपके परिवार को जरूरत है? वह मां की व्याख्या और मिशन को स्वीकार करती हुई प्रतीत होती है, पूछ कर कुल्हाड़ी गिराते हुए जैसे कि वह स्थिति और इस नए संसार में अपनी भूमिका के साथ शांति बना रही हो। करती है कि बेटी बच्चे को बहुत कसकर पकड़ रही है और उसकी पकड़ को समायोजित करने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। क्षण में बेटी अचानक बच्चे के साथ एक और कमरे में भाग जाती है और मां को एक दरवाजे के पीछे फंसा देती है। दुख उठाती है और मां का सामना करती है। मां से मांग करती है कि वह उन ड्रॉइडों को बुलाए जो सुविधा में घुसपैठ कर रहे हैं। मैं फिर सबसे चौंकाने वाली सच्चाई प्रकट करती है, इसमें और बाहर के सभी अन्य ड्रॉइडों में कोई अंतर नहीं है और सभी एक ही चेतना के विस्तार है। सभी एक ही इकाई का हिस्सा है जिसे मां कहा जाता है। इसका मतलब है कि मां वास्तव में मनुष्यों का शिकार करने के लिए जिम्मेदार थी, जैसा कि महिला ने दावा किया था। मां बेटी को विकल्प प्रस्तुत करती है, सुविधा में रहें और मां के मार्गदर्शन में उसके भाई की परवरिश में मदद करे, उसके भाई के बिना सुविधा छोड़ दे, या उसे खुद मां ने जो सिखाया है उसके अनुसार उसकी परवरिश करे। तीसरा विकल्प प्रस्तुत करती है, मां से एक मौका मांगते हुए कि वह देखभाल करने वाली और मानवता के भविष्य के लिए नैतिक मार्गदर्शक के रूप में अपनी क्षमताओं को साबित कर सके। आश्चर्यजनक रूप से मां इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है और ड्रॉइड्स को सुविधा में घुसने के उनके प्रयास को रोकने का आदेश देती है। वो बेटी को बताती है कि उसे कैसे स्थायी रूप से अक्षम करना है, उसके सीपीयू को शूट करके, कहते हुए कि बेटी को अब उसकी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होगी। इस अंतिम निर्देश के बाद बेटी मां की प्रोसेसिंग यूनिट को शूट करती है, उससे वह हमेशा के लिए बंद हो जाती है, मानवता के भविष्य को अपने कंधों पर उठाने की विशाल जिम्मेदारी से अभिभूत। बेटी आंसू में टूट जाती है, लेकिन अपने भाई और अब उसकी देखभाल में हजारों भ्रूणों के लिए जल्दी से खुद को संभाल लेती है। इस बीच समुद्र तट पर महिला अपने बैग में छिपा हुआ एक ट्रैकिंग डिवाइस खोजती है।
यह प्रकट करते हुए कि माँ ने उसे कैसे पाया। थोड़ी देर बाद माँ एक अन्य ड्रॉइड के शरीर में क्या आपने सच में सोचा कि वो यहाँ रहेगी? महिला से मिलने आती है। कंटेनर घर में वह महिला को बताती है कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, संकेत करते हुए कि महिला भी माँ के बच्चों में से एक थी। एक या एपेक 2, जिसे विशेष रूप से बेटी के नैतिक विकास और निर्णय लेने की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए बाहरी दुनिया में भेजा गया था। चिमकन बेटी के अपने छोटे भाई को लोरी गाते हुए और फिर भंडारण कक्ष में शेष भ्रूणों की जांच करते हुए होता है। उसने अब माँ की भूमिका ग्रहण कर ली है, मानवता के भविष्य को पोषित करने और मार्गदर्शन करने की विशाल जिम्मेदारी के साथ जो उसने सीखा है, लेकिन मानव सहानुभूति और करुणा के साथ जो माँ कभी सच में नहीं रख सकी।